आइए जानते हैं क्लास 10वीं के भूगोल के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। और ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, तो इसलिए आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छी तरह से देखिए और इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। तो भाई अनवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या हुआ? जिसका उपयोग हम लोग बार बार नहीं कर सकते हैं। एक बार कोयला ख़त्म हो जाएगा तो उसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। तो जिसका उपयोग हम लोग बार बार नहीं कर सकते हैं उसको कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो समझ गए इसके बारे में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए नंबर ऑप्शन सही। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। तो भाई पुनः पूर्ति योग्य का मतलब क्या हुआ? पुनः पूर्ति योग्य का मतलब हुआ नवीकरणीय संसाधन। तो भाई नवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है कि जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। आज भी सूर्य उगेगा, कल भी उगेगा, सब दिन सूर्य उगता है। तो सौर ऊर्जा हमको सभी दिन प्राप्त हो सकती है, यानी कि इसको हम लोग पुनः भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। तो समझ गए। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर सही, यानी कि 200 एनएम जो है कि किलोमीटर की क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो समझ गए इसके बारे में। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। यहाँ पर देखिए विदोहन है, देखिए। और जो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ जो व्यक्ति संसाधन का गलत तरीके से उपयोग करता है, यानी कि संसाधनों का सही उपयोग नहीं करता है, वह व्यक्ति या नहीं तो वह अर्थव्यवस्था डाकुओं की अर्थव्यवस्था से संबंध रखता है। तो समझ गए। डाकुओं की अर्थव्यवस्था के संबंध का मतलब क्या हुआ? जो अर्थव्यवस्था यानी कि जो व्यक्ति, कोई भी इंसान जो संसाधन का सही उपयोग नहीं करता है, उसको गलत तरीके से उपयोग करता है, उसको कहते हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध। तो आइए जानते हैं अगले प्रश्न को, यानी कि ये जो है चौथा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। लेकिन कहाँ से? तो समुद्री क्षेत्र से। समुद्री क्षेत्र में राजनीति की सीमा के 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण का मतलब क्या हुआ? भूमि निम्नीकरण का मतलब यह हुआ कि उस भूमि पर, जिस भूमि का जो है भूमि निम्नीकरण हो जाता है, अब उस भूमि पर हम लोग खेती बाड़ी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग भूमि निम्नीकरण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण जो है ना पंजाब का भूमि जो है निम्नीकरण हो गया है, उस पर हम लोग अच्छी तरीके से खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी नंबर। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि का मतलब क्या हुआ? सोपानी कृषि का मतलब यह हुआ कि सीढ़ीदार कृषि, जो सीढ़ी जो होता है ना उसी की तरह जो है खेती बाड़ी उसमें करते हैं ना, उसको कहते हैं सोपानी कृषि। तो यह प्रचलित है उत्तराखंड राज्य में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का मतलब हुआ बलुई मिट्टी, जहाँ पर बालू ही बालू है, उसको कहते हैं मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है राजस्थान में।
तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है एड्रीन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। तो समझ गए। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यानी कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। तो आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो है अक्सर ऑब्जेक्टिव आपके NCERT बुक से ही पूछा जाता है, और आपको यकीन नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, तो आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, तो आपको सारा क्वेश्चन सारा ऑब्जेक्टिव आपको NCERT बुक से ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले आप लोग जितना भी बुक है उसका आप लोग NCERT का जितना भी ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले उसको याद कर लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा अंक आए। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से रहता है, वो भी सेम टू सेम, एक भी अंक परिवर्तित नहीं करता है, डिजिट भी चेंज नहीं करता है, जो है वही पूछ देता है। तो आप लोग याद कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार।